Hello my dear students, myself Anuj Singh. I welcome you all to my YouTube channel. So dear students, previous video lecture में हम लोगों ने डिस्कस किया था potential due to a group of charges. उसके बाद हमने स्टडी किया था the potential due to an electric dipole. After that we had discussed about the relation between electric field intensity E and the potential, and that relation was E equal to minus dV upon dr. That is, the electric field intensity is equal to the negative gradient of the potential. Okay. After it we had discussed about the electric potential energy due to a group of charges. Okay, so now in this video lecture we are going to discuss about the conductors placed in the electrostatic field. That is the behavior of the conductors when they are placed in the electrostatic field. यानी conductors को जब electrostatic field में रखा जाएगा तो उनका क्या behavior होगा, पहले उसको पढ़ेंगे behavior को, उसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं और पोलराइजेशन क्या होता है। तो डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे मटेरियल होते हैं which do not have free electrons or have less number of free electrons, okay, and they are non conducting material. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे polarizability, okay. So it will be our last topic of this video lecture. So let's start our video lecture. ओके तो प्यारे बच्चों, हमारा पहला टॉपिक है बिहेवियर ऑफ द कंडक्टर्स व्हेन दे आर प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. सो देयर आर सम बिहेवियर ऑफ द कंडक्टर्स. What behavior they show when they are placed in the electrostatic field? So first one is the net electric field intensity in the interior of a conductor is 0. ठीक है, जो net electric field intensity होती है कंडक्टर के अंदर वो 0 होती है. तो उसको इस तरह से हम समझ लेते हैं. देखिए कैसे समझाएंगे. हमारे पास किसी एक शेप का एक कंडक्टर है, ठीक है. इस कंडक्टर को हमने प्लेस किया इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में. तो देखिए यहाँ पे मैं फील्ड दिखा देता हूं. ये हम फील्ड दिखा रहे हैं. इसको इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में प्लेस कर दिया गया. ये साइड है पॉजिटिव, क्योंकि फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, और इस साइड को हम ले लेते हैं नेगेटिव. ठीक है बच्चों. तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, और ई नॉट की डायरेक्शन होगी लेफ्ट से राइट की तरफ, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन होती है. ठीक है. अब हम लोग बात करेंगे कि जैसे ही यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो इस कंडक्टर का बिहेवियर किस तरह का हो जाता है. तो आप लोगों को पता है कि कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अंदर देयर आर सो मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर होते हैं. अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पर जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे. तो सपोज करिए ऐसा ही कोई एक फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो अपने ऊपर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. तो F इक्वल टू माइनस ई, इतना फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा एक फ्री इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर. ठीक है. Here all the free electrons will be accumulated to this side, that is the left side में, यानी इसको A ले लीजिए आप और इसको B ले लीजिए. तो A की तरफ आके वो एक्यूमुलेट होंगे सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स. क्यों होंगे? क्योंकि उन पर फोर्स लगेगा, और वो जो फोर्स लगेगा इट विल बी इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में उन पर फोर्स लगेगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे. तो यहां पर ये जो साइड है, इस साइड पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा. अब जो दूसरी साइड जो है बी, यहां पर डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स की. तो यहां पर आपका चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव. अब यहां पर हुआ क्या कि ये रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया चार्ज का. तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाने की वजह से ये जो ए साइड है इसकी, ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और जो बी साइड है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया. तो यहां पर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फील्ड होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड. तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इसके अंदर क्या होगा, एक फील्ड सेटअप हो जाएगा.
ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक फील्ड सेटअप हो जाएगा। तो वो जो फील्ड है वो किसकी वजह से सेटअप हुआ है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया उसकी वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया उसकी वजह से जो फील्ड सेटअप हो गया, इसको दिखाते हैं हम ईपी से। और ईपी का मतलब क्या है, ईपी क्या है, ईपी है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो चुका है, ठीक है। तो अगर हम बात करें ई नेट की, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 क्यों होगा, क्योंकि जो जितना इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मैग्नीट्यूड जो आपने अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है ई नॉट, इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे ई नेट हम निकालेंगे तो ई नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ई नॉट माइनस ईपी। अब भैया ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0, तो ई नेट 0 आ जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जब उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। समझ में आ गई बात। अब सेकंड आप देखिए बिहेवियर क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। किसी भी चार्ज कंडक्टर के आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अंदर तो भैया होता ही नहीं है, अभी हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो अगर हम बात करें सरफेस की, तो सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो आइए इसको चेक करते हैं। हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर पर हम ये मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है, वो कोई एंगल बनाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए इसको हमने ये ले लिया कि थीटा एंगल बनाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक टेंजेंशियल कंपोनेंट ले लेते हैं इस ई का। तो ये टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा ई कॉस थीटा। अब ये जो ई कॉस थीटा है इट विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है, दैट इज द सरफेस करंट। यानी इस ई कॉस थीटा की वजह से चार्ज फ्लो करेगा, और चार्ज का जब भी फ्लो होता है तो वो करंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सरफेस करंट। पर लेकिन दिस कंडक्टर इज प्लेस इन वेयर, इट इज प्लेस इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में चार्ज का मूवमेंट नहीं होता, चार्ज का मूवमेंट नहीं होता तो वहां पर करंट नहीं होगा। तो यहाँ पे जो कॉम्पोनेंट है आपका ई कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात, क्योंकि यहाँ पे कोई करंट नहीं होगा, सरफेस करंट नहीं होगा। तो यहाँ पे आप कर सकते हो cos थीटा इक्वल टू 0। अब 0 कितनी की वैल्यू होती है cos में, कितनी होती है, 90 डिग्री की। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos 90 डिग्री। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो इससे हमें पता चल गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर एट द सरफेस इट इज परपेंडिकुलर, ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक। तो इससे हमें पता चल गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी, नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर इज 0। किसी भी कंडक्टर के अंदर इंटीरियर में वहां पर नेट चार्ज 0 होता है। कैसे, देखिए इसको ऐसे करते हैं, गॉस थ्योरम से हमें पता है क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमने क्या पढ़ा कि जो E है वो 0 होता है, E 0 होता है, तो यहाँ पे 0 आप अप्लाई करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अब ये पूरा टर्म जब 0 हो जाएगा, देयरफॉर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0, देयरफॉर वी कैन से Q इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि किसी भी चार्ज कंडक्टर की बात कर रहे हैं, उसके इंटीरियर में अगर हम चार्ज की बात करें तो इंटीरियर में चार्ज 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट फॉर द एंटायर कंडक्टर। पूरे कंडक्टर के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहता है। तो इसको देखिए कैसे बताएंगे हम, हमने रिलेशन पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई और पोटेंशियल के बीच में। तो वो रिलेशन क्या था, वो रिलेशन था हमारा E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, यही तो रिलेशन था। तो यहां से हम dV निकाल सकते हैं, dV इक्वल टू माइनस E dr,
ठीक। अब आपने अभी पढ़ा फर्स्ट पॉइंट में कि ई नेट इक्वल टू 0, यानी किसी भी कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो यहाँ पे इक्वल टू 0, डीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब बात ये करते हैं, यहाँ पे ये है डिफरेंशियल ऑफ v इक्वल टू 0। किसी भी क्वांटिटी का डिफरेंशियल 0 है, इसका मतलब क्या है, वो क्वांटिटी कांस्टेंट है। तो यहाँ किसका डिफरेंशियल 0 है, तो यहाँ पे v का डिफरेंशियल 0 है, तो यहाँ पे v क्या हो गया, v हो गया यहाँ पे v इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो इससे हमें पता चल गया कि एंटायर सरफेस के लिए जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है। लास्ट प्रॉपर्टी इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, यानी जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी चार्ज का जो सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, वो डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग पॉइंट्स में अलग अलग होता है। तो देखिए इसको कैसे बताएंगे हम, तो बच्चों इसके लिए लेट मी इरेज इट। ओके, देखिए हमारे पास एक कंडक्टर है और कंडक्टर की शेप कैसे भी आप ले सकते हो। ठीक है, इस तरह से हमने कंडक्टर ले लिया। तो कंडक्टर जो आपने लिया है, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ये पोर्शन टिप्ड है। ठीक है, यहाँ पे टिप निकली हुई है। ठीक, तो आपने पढ़ा था सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। तो अगर आप मुझे ये बताइए, अगर ए इज मोर, अगर ए ज्यादा है तो ये क्यू क्या, सॉरी ये सिग्मा कैसा होगा, तो ये सिग्मा जो है ये कम होगा। ठीक है, और अगर ए इज लेस, अगर ये एरिया कम है तो सिग्मा कैसा हो जाएगा, ज्यादा। तो इससे हमें पता चलता है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट होती है। ठीक है, सो इट वाज ऑल अबाउट द बिहेवियर ऑफ द कंडक्टर्स व्हेन दे आर प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो बच्चों अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है, इट इज द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग अ रीजन फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये किसी रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करने के मेथड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और हम कह सकते हैं कि जैसे कोई एक रीजन है और उस रीजन को हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग करनी होगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, शील्ड का मतलब होता है एक कवच, एक तरह का कवच दे देना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो यहाँ पे हमारे पास में एक होलो कंडक्टर है और उस होलो कंडक्टर पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई किया, यानी उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो आपने अभी पढ़ा था बिहेवियर ऑफ द कंडक्टर्स में व्हेन दे आर प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कि E इक्वल टू 0 और Q इक्वल टू 0 होता है इंटीरियर में। ठीक है, तो E भी 0 है, यहाँ पे Q भी 0 है। तो यहाँ पर जो भी चीज होगी इसके अंदर, वो क्या होगा कि वो उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसका एक एग्जांपल हम जो है ले लेते हैं कि अभी देखिए अमेरिका की बात करते हैं। तो अमेरिका में इन दिनों जो हालात चल रहे हैं, वहाँ पे एक पर्सन थे जॉर्ज फ्लॉयड, उनकी जो हत्या कर दी गई, तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रदर्शन हो रहे हैं। तो उसकी वजह से जो प्रेसिडेंट ट्रंप को व्हाइट हाउस की एक चैम्बर में ले जाया गया। उस चैम्बर का ये बताते हैं कि अगर उसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन से भी अगर अटैक किया जाए तो वो चैम्बर सेफ रहेगा, यानी इट इज सील्ड फ्रॉम द न्यूक्लियर रेडिएशन। ठीक है, तो वो वहां पर उस तरह का एक चैम्बर है। ठीक, अब दूसरा यहाँ पर हम डेली लाइफ से लेते हैं एक एग्जाम्पल। देखिए, व्हेनेवर देयर इज लाइटनिंग इन द स्काई, जब कभी भी आसमान में बिजली कड़क रही होती है तो आपसे क्या कहा जाता है, जा बेटा जा, बाहर जा। नहीं नहीं भैया नहीं, बाहर नहीं जाना है। ठीक है ना, तो वहां पर आपको सजेशन ये दिया जाता है कि आप घर के अंदर रहें। अगर किसी भी तरह से घर के बाहर हैं तो वहां पर अगर कोई कार है या बस है अगर है, ठीक है, तो आपको ये एडवाइस दी जाती है कि आप उसके अंदर बैठिए, कार के अंदर, ठीक है, या बस के अंदर। उससे क्या होता है कि जैसे आप बस के अंदर बैठे हुए या कार के अंदर बैठे हुए तो वहां पर जो लाइटनिंग अगर इन केस स्ट्राइक हुई तो लाइटनिंग के स्ट्राइक होने पर वो लाइटनिंग को एक पाथ मिल जाएगा फॉर द कंडक्शन। ठीक है, तो वो ग्राउंड हो जाएगी, यानी अर्थ में चली जाएगी। और अगर आप खुले में हो तो आपको काला पीला कर देगी। ठीक है ना, नहीं बचोगे। तो यहाँ पर वो इस तरह से रहेगा, कार की जो बॉडी है वो होलो स्पेस का वर्क करेगी। ठीक, उसके अंदर आप हो तो जैसे ही लाइटनिंग स्ट्राइक हुई तो लाइटनिंग स्ट्राइक होने पर क्या होगा कि उसको एक कंडक्शन का पाथ मिल जाएगा, वो ग्राउंड हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप बाहर हो
ठीक है, काले पीले होने हो। अब उसके बाद अगर फिर ये कहा जाता है कि अगर भैया कार वगैरह नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, पेड़ के नीचे तो हरगिज नहीं जाना है आपको, ठीक है ना। आप क्या करिए कि आप फोल्ड कर लीजिए अपने घुटनों को और फोल्ड होके बैठ जाइए जितना फोल्ड हो सकते हो, ठीक है, तो वो आप लाइटनिंग से बच सकते हो, ठीक है। तो ये एक मेथड था इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, किसका, कि किसी एक रीजन को प्रोटेक्ट कर देना फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज dielectrics and polarization. Now we will discuss about the dielectrics and polarization. Okay, so firstly we will discuss about dielectrics. So dielectrics are those materials which do not have free electrons or have a negligible number of free electrons, यानी ऐसे नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं या अगर होते हैं तो बहुत कम, ना के बराबर। अब कोई ऐसा मटेरियल जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो क्या कंडक्शन पॉसिबल हो पाएगा? तो आंसर है नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंडक्शन इज ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। किसकी वजह से होता है कंडक्शन? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते या अगर होते हैं तो बहुत ही कम होते हैं, उनको बोलते हैं हम डाइइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। अब ये जो डाइइलेक्ट्रिक्स हैं, डाइइलेक्ट्रिक्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के डाइइलेक्ट्रिक्स होते हैं। पहला है पोलर डाइइलेक्ट्रिक और दूसरा है नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे अब पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स को। तो पहले आप एग्जांपल देख लीजिए, एयर, ग्लास, माइका, पैराफिन वैक्स, ये सब जो है क्या है, ये डाइइलेक्ट्रिक हैं, ठीक है। डाइइलेक्ट्रिक्स का यूज कहाँ करा जाता है? जैसे बाइंडिंग की जाती है ना मोटर्स की, तो मोटर्स की जो कोर होती है उसमें जो है हमें कोई प्लास्टिक का मटेरियल वगैरह जो है जिससे कि कॉइल आपस में टच ना हो, ठीक है ना, उसके जो वाइंडिंग्स हैं वो आपस में टच ना हो, उसके लिए हम जो है डाइइलेक्ट्रिक्स का यूज करते हैं, ठीक है। कैपेसिटर में भी इनका यूज होता है। तो आगे आने वाला पोर्शन है चैप्टर का कैपेसिटेंस, ठीक है, तो उसमें आप कैपेसिटर में इसका यूज पढ़ाएंगे डाइइलेक्ट्रिक्स का, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स की। तो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूं पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स और हियर नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। तो polar dielectrics are those substances in which the center of mass of positive charges does not coincide with the center of mass of negative charges। यानी ऐसे डाइइलेक्ट्रिक्स जिनमें पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास निगेटिव चार्जेस के सेंटर ऑफ मास के साथ में कोइंसाइड नहीं करता है, तो उनको हम बोलते हैं पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो जब कोइंसाइड नहीं कर रहा है दैट मींस कुछ डिस्टेंस पे है। अब कुछ डिस्टेंस पे दो चार्जेस कुछ डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, तो याद करिए ये कुछ बन गया। क्या बन गया? इलेक्ट्रिक डाइपोल। और जहां पे भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है वहां पर अपना डाइपोल मोमेंट होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स होते हैं, इन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स में अपना डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। तो अभी यहां पे देखिए आप कि यहां पर द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस डज नॉट कोइंसाइड with the center of mass of negative charges, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। अब देखिए यहाँ पर पोलर डाइइलेक्ट्रिक का एक एग्जांपल हम ले लेते हैं H2O यानी वाटर। तो यहाँ पे O बना दीजिए, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है, और इससे H और H ये दिखा दिया हमने। तो H के ऊपर पॉजिटिव होता है तो इस पॉजिटिव को हमने यहाँ दिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इसमें अपना डाइपोल मोमेंट होगा। आपको पता है बॉन्ड एंगल कितना होता है इसमें? तो बॉन्ड एंगल यहाँ पे होता है 105 डिग्री, 105 डिग्री, ठीक है। तो ये नेगेटिव पोर्शन हो गया, ये पॉजिटिव पोर्शन, ये दोनों का दिखा दिया हमने। तो यहाँ पर ये कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, तो कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं दैट मींस इट इज पोलर डाइइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे कि पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देने पर क्या होता है, तो उसको अभी इसके बाद पढ़ेंगे। पहले नॉन पोलर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है,
the CM, that is center of mass of positive charges, coincides with the CM of negative charges। डेफिनेशन आपको लर्न रखनी है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि जैसे हम बात करते हैं CO2 की, तो यहाँ पे हमने C ले लिया, ठीक, और यहाँ पे O आ जाएगा आपका, और यहाँ पे O आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिमेट्रिकल होते हैं ये, और यहाँ अगर बात करते हैं तो ये सिमेट्रिकल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये था आपका पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स के बारे में, ठीक। अब हम इफेक्ट पढ़ेंगे कि पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स को जब इनको सब्जेक्ट किया जाता है टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन तब क्या होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए, आपके जो नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स होते हैं इनमें आपने पढ़ा कि सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। दैट मींस इसका मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों पास पास हैं, ठीक है, कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक। और यहाँ पर ये कोइंसाइड नहीं करते हैं, तो डिस्टेंस होने की वजह से इनमें अपना डाइपोल मोमेंट होता है, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो कोइंसाइड कर रहे हैं दोनों चार्जेस, उनके बीच में डिस्टेंस ही नहीं है। तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड थ्रू ए सर्टेन डिस्टेंस कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। अब जब डिस्टेंस ही नहीं है तो डाइपोल कहां से फॉर्म होगा? तो जब डाइपोल नहीं होगा तो डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो इनमें अपना डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, इनका डाइपोल मोमेंट 0 होता है और इनमें अपना डाइपोल मोमेंट होता है। तो हम बात करेंगे कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द पोलर एंड नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स, दोनों को साथ साथ पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब हम बात करेंगे what happens when the dielectrics are subjected to the electric field. Okay, so firstly we are discussing about the polar dielectrics when they are placed in the electric field. तो देखिए पहले अगर हम बात करें पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स की, तो पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी उसके जो डाइपोल्स होते हैं, वो डाइपोल्स थर्मल एगिटेशन की वजह से यानी टेम्परेचर की वजह से वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया। और रैंडमली ओरिएंटेड किस तरह से होते हैं? सेम आप लोगों की तरह से। आप लोगों की तरह से कैसे? जैसे आप लोग क्लासरूम में होते हो और वहां पे टीचर नहीं होता है, तब आप लोग रैंडमली ओरिएंटेड होते हो। एक उधर बैठा हुआ है, एक उधर बैठा हुआ है, कोई उससे बात कर रहा है, कोई उधर बात कर रहा है, ठीक है ना। सब लोग ऐसे करके बैठे हुए होते हो। अब जैसे ही आपके ऊपर आपके ऊपर नहीं, जैसे ही पोलर डाइइलेक्ट्रिक के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके ऊपर भी अप्लाई किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ टीचर, ठीक है। जैसे ही टीचर आता है आप लोग वेल डिसिप्लिन, बहुत प्यारे बच्चों की तरह से अच्छे से बैठ जाते हो, ठीक है ना। सही से आप अरेंज हो जाते हो क्लास में वेल डिसिप्लिन में। भाई देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मींस द टीचर। तो ऐसे ही यहाँ पर आपका टीचर आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई कर देने पर ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, ये सारे स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने आप को अलाइन कर लेंगे। तो देखिए कैसे प्यारे बच्चे बन जाएंगे। तो ये जो है अपने आप को इस तरह से अलाइन कर लेंगे। अभी देखो यहाँ पर इनमें अपना डाइपोल मोमेंट तो है, लेकिन ये रैंडमली ओरिएंटेड है, तो इनका P जो है वो 0 है। इनका डाइपोल मोमेंट क्या है? 0 है। कोई नेट डाइपोल मोमेंट अभी इसमें नहीं है। पर लेकिन जैसे ही भाई साहब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई कर देने पर देखिए क्या होता है कि ये अपने आप को इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने E लगा दिया, ठीक है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। तो यहाँ पर ये वाली साइड पॉजिटिव होंगी इन सबकी, पॉजिटिव, और ये वाली साइड निगेटिव। तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्या हो जाएगा? इनमें डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप ऐसे दिखा देंगे इसको, माइनस और फिर प्लस, और यहाँ P दिखा दीजिए, माइनस और प्लस। माइनस से प्लस की तरफ होता है डाइपोल मोमेंट, तो माइनस से प्लस की तरफ ये दिखा देंगे। आप डायग्राम में से बना दीजिए, सॉरी ये आप दिखाएंगे प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, ठीक है। तो इसके अंदर अपना डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है
इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, जब पोलर डाइलेक्ट्रिक हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि जो रैंडम डायरेक्शन में वो अपने आप को ओरिएंट किए हुए बैठे थे, जैसे आप लोग स्टूडेंट्स बैठे थे इधर से उधर उधर से उधर, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आया टीचर आया भैया खतरनाक वाला, तो जैसे ही टीचर आ गया तो आप लोग अपने आप को सही से अलाइन कर लिया, आप वेल डिसिप्लिन्ड हो गए। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर जो डाइपोल्स हैं, डाइपोल्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड वो अलाइन हो जाएंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का क्या होगा भैया। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होता है, देखिए आपने पढ़ा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हैं वो कोइंसाइड करते हैं। यहाँ तो कोइंसाइड नहीं कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पर कोइंसाइड करते हैं। अब जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही इस पे अप्लाई करेंगे तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो वो इस साइड में आ जाएगा, और जो नेगेटिव चार्ज है वो इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो वो इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, ये जो गोल गोल सर्कल है ना, गोल गोल सर्कल का देखो क्या हो जाएगा, इसका पेट बड़ा हो जाएगा, इलिप्टिकल शेप ले लेगा ऐसे। ठीक है, तो यानी ये पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो गया और नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो गया, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्या हो गया, इसमें डाइपोल मोमेंट इसमें आ गया। क्या इसमें पहले अपना डाइपोल मोमेंट था? भैया डाइपोल ही नहीं था, ये तो डाइपोल मोमेंट कहां से होता। ठीक है, तो इसमें पहले डाइपोल मोमेंट अपना नहीं था। अब जैसे ही हमने इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लगा देने पर इसमें डाइपोल मोमेंट आ गया, इसमें किसी की वजह से आ गया। तो किसी की वजह से आ गया, किसकी वजह से आया? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आया, तो इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं इसको हम? इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, यानी इसमें डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया है, तो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, इसमें अपना इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट आ गया। ठीक है, तो अब अगर बात ये होती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम और लगाते चले जाएं, ठीक है ना, वो भैया इसको हमने सेपरेट कर लिया है, कुछ डिस्टेंस से सेपरेट कर लिया, यानी टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेट थ्रू सर्टेन डिस्टेंस कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है ना वो, तो इसमें डाइपोल तो बन गया भैया। अब हम ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया था उस इलेक्ट्रिक फील्ड को और बढ़ा देते हैं, और बढ़ा देते हैं। क्यों भैया ऐसा क्यों कर रहे हो, इतना ज्यादा क्यों बढ़ा रहे हो? अरे भैया इसकी कैपेसिटी नहीं है इतनी है, हाँ इसकी कैपेसिटी नहीं है। अगर आप और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हो तो यहाँ पर क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक ब्रेक हो जाएगा आपका, और ब्रेक हो गया तो फिर वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में पढ़ेंगे इसको। ठीक, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं डाइलेक्ट्रिक्स के ऊपर, यानी पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के ऊपर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के ऊपर, तो भैया पोलर डाइलेक्ट्रिक में तो क्या होता है, वो एक डायरेक्शन में, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। और अगर बात करते हैं नॉन पोलर की, तो नॉन पोलर के अंदर डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है। क्लियर, ये बात समझ में आ गई आपको। अब हमारा लास्ट टॉपिक है इसका पोलराइजेबिलिटी। ओके, तो पोलराइजेबिलिटी को देखिए, तो यहीं पे मैं डिस्कस कर देता हूं पोलराइजेबिलिटी को। पोलराइजेबिलिटी, तो पोलराइजेबिलिटी इज रिलेटेड विद द नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स से रिलेटेड क्यों है कि इसमें इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, इसमें डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर देने की वजह से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देने पर इसमें डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया। तो जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, तो फॉर अ सिंगल मॉलिक्यूल हम लिख सकते हैं, फॉर अ सिंगल मॉलिक्यूल देखिए इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके साथ एप्सिलॉन नॉट और ले लेते हैं हम। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट E। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना होगा। तो P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट को ऐसे रखिए और अल्फा, यहाँ पे अल्फा मैंने क्यों रखा है, यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो प्रोपोर्शनलिटी और अल्फा में। ठीक है, E यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा को बोलते हैं हम एटॉमिक और मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, तो अल्फा यहां से क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू P अपॉन एप्सिलॉन नॉट E। सो इट इज द एटॉमिक और मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। क्लियर। अब अगर हम बात करें इसकी यूनिट की, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी अल्फा की, यूनिट की बात करते हैं ऐसा यूनिट की, तो ये P की यूनिट क्या होती है, कूलम मीटर, क्योंकि ये क्या होता है Q × 12, और अपॉन एप्सिलॉन नॉट की क्या होती है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
इनटू, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है न्यूटन पर कूलम, ठीक। अब इसको रीअरेंज कर लीजिए, रीअरेंज करने पे आपको क्या मिल जाएगा, देखिए इसको आप ऊपर लेके जाएंगे इसके साथ, तो ये क्या बन जाएगा, कूलम स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो इसको कूलम स्क्वायर को कूलम स्क्वायर से कैंसिल कर दीजिए, कूलम स्क्वायर से कैंसिल हो गया, इसके साथ ही आया था, ठीक है, ये भी हट गया यहाँ से। अब इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए पर न्यूटन और न्यूटन, ये कैंसिल हो गए। अब जो मीटर स्क्वायर और सॉरी मीटर टू द पावर -2 है, इसको ऊपर ले जाएगी, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब इसकी एसआई यूनिट होती है, जो कि सेम है किसके, वॉल्यूम के। तो वॉल्यूम और पोलराइजेबिलिटी की जो यूनिट है वो सेम होती है, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।